अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं। केमिस्ट्री उसको कैसे डिफ़ाइन करती है, केमिकल इक्विलिब्रियम उसको कैसे डिफ़ाइन करता है, ये हमने देखना है। कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। रिएक्टेंट्स, products, reaction, reversible reaction and irreversible reaction। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम अभी स्टडी करेंगे वन बाय वन, और हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने में ये हमें कैसे हेल्प करती है। तो सबसे पहले इन दो टर्म्स को स्टडी करते हैं कि ये दो टर्म्स को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम कोई भी रिएक्शन देखें, रिएक्शन यानी कि कोई भी रिएक्टेंट्स जो कि इनिशियल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, रिएक्ट करते हैं और फाइनल जो भी फाइनल सब्सटेंस है, फाइनल कंपाउंड, फाइनल चीज़ बनाते हैं। इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले ऐसे। ओके, तो अब इसको अगर ये टोटल हम देखें ना, तो ये रिएक्शन है जिसमें कुछ चीज़ें कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बना रही है। तो ये तो हमारे पास हो गया रिएक्शन। रिएक्शन हमें अंडरस्टैंड हो गया, जिसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें मिलती हैं और फाइनल जो फाइनल प्रोडक्ट है या फाइनल सब्सटेंस है वो बनाती हैं। तो रिएक्टेंट्स इसमें से वो सब्सटेंसेस होंगे जो इनिशियली इन्वॉल्व हैं नई चीज़ को बनाने में। यानी कि इस रिएक्शन में हम इन दो चीज़ों को देखें, हाइड्रोजन को देखें और ऑक्सीजन को देखें, तो ये हमारे पास आएंगे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर इनको कंबाइन करने से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को वाटर बन रहा है यहाँ पे, तो वाटर क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट है, क्योंकि ये यील्ड है हमारे पास, फाइनल चीज़ है जो रिएक्टेंट्स को कंबाइन करने से बनी है। अच्छा, अब हमें तीन चीज़ें अंडरस्टैंड होगी कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन जिसमें कोई भी दो केमिकल्स मिलके एक न्यू केमिकल बनाते हैं। जो केमिकल्स मिल रहे होते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो फाइनली बन रहे होते हैं इनको प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट एक दिया, प्रोडक्ट मोर देन वन भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इसी तरह रिएक्टेंट्स की भी जो नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स हैं वो कन्फाइंड नहीं होते, हम लोग उसको लिमिट नहीं करते। जितने भी रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू रिएक्शन चाहिए होती हैं वो सब के सब वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो रिएक्शन है, रिएक्शन की आगे से दो टाइप्स हैं, एक तो रिवर्सिबल और दूसरी इरिवर्सिबल। अब हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो कौन से होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस बेसिकली वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास वो आगे जाके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स भी बना सकते हैं। यानी कि ये 2 वे प्रोसेस है, फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। अब हम जब इस वाले को देखते हैं, ये एक और टर्म हमारे पास आई है किसकी? फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो वो हमारे पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। जब प्रोडक्ट्स हमारे पास दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो वो हमारे पास आता है बैकवर्ड या फिर रिवर्स रिएक्शन। इसको हम बैकवर्ड भी कह सकते हैं और रिवर्स भी कह सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स। तो इस तरह से जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड रिएक्शन भी दोनों एट अ टाइम
टेक प्लेस हो रहे होते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो हमारे पास आएगी, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को देखें जो कि हमारे पास अमोनिया बनाता है, इसको बैलेंस कर लें 3 2 और ये बैलेंस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रही है, ठीक है। ये हमारे पास है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ये मिलके अमोनिया बना रहे हैं। अब जो अमोनिया है, जिस रिएक्शन से ये बन रहा है अमोनिया, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी इसमें हो रहा है, दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये क्या होगी, हमारे पास एग्जांपल होगी रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब इसी तरह से अगर हम देखें इरिवर्सिबल रिएक्शन को, तो वो कैसे होगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह से होगा कि उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स बैक टू रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्रोसेस हो रहा है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है, तो ये होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है वो आती है, इसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल की एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, यानी जितने भी फ्यूल्स हम बर्न करते हैं वो सारे के सारे आते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस में। अच्छा, इसके बाद अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने पढ़नी है वो ये है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसका यहाँ पे क्या उसका इंट्रोडक्शन क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो वो देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी। तो अगर हम कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं बैक टू रिएक्टेंट्स में, अब एक टाइम ऐसा आता है कि जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका जो रेट है वो इक्वल हो जाए प्रोडक्ट्स जो कि बैक टू रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही। अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में लिखें तो ये लिखेंगे कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जब वो इक्वल हो जाए बैकवर्ड रिएक्शन के, जब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए तो फिर जो हमें कंडीशंस नज़र आएंगी रिएक्शन की वो कांस्टेंट नज़र आएंगी। यानी कि अगर 10 नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 10 ही यहाँ से वापस आ रहे हैं, लेट्स से अगर ऐसा हो रहा है तो हमें ऐसा लगेगा कि जो रिएक्शन है वो रुक गया, कांस्टेंट हो गया, वो वेरी नहीं कर रहा, उसकी जो उसमें जो कंपोजिशंस है वो चेंज नहीं हो रही हैं। तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो चेंज हो रही होती हैं, लेकिन हमें वो जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट लगने लग जाता है। तो अब वो हमें कांस्टेंट लग रहा होता है, तो ये वाली कंडीशन जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं और रिएक्शन कांस्टेंट लगने लग जाता है, ऐसी कंडीशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली हमारे पास क्या हुआ कि जब हमें कांस्टेंट लग रहा हो कि पूरा रिएक्शन कांस्टेंट हो रहा है, किस वजह से कांस्टेंट लग रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो गए। तो ये वाली कंडीशन होती है, इस कंडीशन को या इस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा सा ग्राफ है वो हम स्टडी करेंगे, उस ग्राफ की हेल्प से हमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस ग्राफ में 2 पैरामीटर्स लिए जाएंगे, उन 2 पैरामीटर्स की बेस पे ये बताया जाएगा कि रिएक्शन किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया। अच्छा, एक पैरामीटर हमने लिया है रिएक्शन रेट का, दूसरा हमने लिया है टाइम का, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी टाइम इंक्रीज़ कर रहा है तो उससे जो रिएक्शन है वो भी उस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं स्टार्ट में, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जब रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास मैक्सिमम पे होते हैं, ये कम होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल ज़ीरो होता है, ठीक है। फिर टाइम के साथ जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं
तो प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिक्रीज़ होते जाते हैं। तो रिएक्टेंट्स डिक्रीज़ होते जाएंगे और जो प्रोडक्ट्स है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन का इस तरह से, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये है जो हमारे पास आ रहा है जो बैकवर्ड या फिर रिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो जब जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब सब कुछ कांस्टेंट होने नज़र आने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों कांस्टेंट कॉम्पोजिशन में चले गए हैं, या उनका जो रेट है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है। तो ये वाली जो स्टेट होगी इसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, जिसका नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, और साथ में केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है ये चीज़ हमने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ मास एक्शन स्टडी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।